हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग नाइस। आज हम एक नए लेक्चर सीरीज से स्टार्ट करने वाले हैं जिसका ये पहला वीडियो होगा और इसमें हम इकोनॉमिक्स के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यूपीएससी सीएससी में आ चुके हैं और जो यूपीएससी सीएससी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं उन्हें हम छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। और ये जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा मनी। मनी मनी के बारे में हम सबको पता है। मतलब मनी या फिर हम कहें पैसा। पैसा एक ऐसी चीज है जो सबकी जरूरत है, जिसके लिए सब कोई काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है और हर किसी की जरूरत है ये। सबको पता है कि पैसे की इम्पोर्टेंस क्या है, सबको पता है कि पैसा क्या चीज है। पर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से देखें, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमें ये समझना होगा कि मनी का कॉन्सेप्ट क्या है, मनी कैसे काम करता है, मनी एक्चुअली में बनाता कौन है, आता कहाँ से है ये, और हम क्यों एक जो पतला सा कागज होता है जिसके ऊपर एक इमेज होती है और कुछ लिखा होता है, हम उसको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो उस सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हम आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। हम क्या पढ़ेंगे? एजेंडा ऑफ द वीडियो विल बी कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, प्रॉपर्टीज ऑफ द मनी क्या होते हैं, एवोल्यूशन ऑफ मनी, मॉडर्न मनी कैसे आया, मॉडर्न मनी जो आज हम मनी जो यूज़ करते हैं, जो हम नोट हम यूज़ करते हैं, कॉइन्स यूज़ करते हैं, ये कैसे डेवलप हुआ। ऐसा तो नहीं कि मतलब स्टार्टिंग से ही हमारे पास ये नोट्स वगैरह आने स्टार्ट हो गए थे, नहीं, एक इनका टाइम पीरियड है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इज द लीगल टेंडर। व्हाट डज यू मीन बाय लीगल टेंडर? ओके, तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट से आगे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला आता है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। मनी होता क्या है? मनी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज अ जनरली एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये ऐसी कोई एक एंटिटी नहीं है जिससे हम सिर्फ कुछ चीजें खरीद पाए, बल्कि जनरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जनरली का मतलब कि अगर हम किसी गुड्स या फिर सर्विसेज को परचेज करने के लिए जाते हैं तो वो एक्सेप्टेबल मीडियम होना चाहिए। जैसे कि वो कुछ भी हो सकता है, नोट हो सकता है, कॉइन हो सकते हैं, या फिर डिजिटल करेंसी हो सकती है, या फिर कोई गुड के बदले में कुछ हो सकता है। जैसे कि पहले के टाइम पे बार्टर सिस्टम होता था। इसमें क्या होता था कि हम गुड्स के बदले में गुड्स लेते थे। जैसे कि मतलब गुड्स के बदले में गुड्स। लेट्स लेट्स सपोज कि जैसे कि हमें मान के चलो कि हमें चीनी की रिक्वायरमेंट है। हमें चीनी की रिक्वायरमेंट है तो हमें चीनी के बदले में कुछ देना पड़ेगा। पैसे उस वक्त पे नहीं था पुराने टाइम में, तो वहां पे क्या होता था, लेन देन चलता था। लेन देन का मतलब क्या है, मुझे चीनी चाहिए तो आप मेरे को कुछ और दीजिए उसके इक्वल वैल्यू का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मनी। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जनरली एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जनरली एक्सेप्टेबल, किसी चीज को जनरली एक्सेप्टेबल होने के लिए वो उसे जनरली डिमांडेड भी होना चाहिए। ओके, डिड यू गेट दैट? किसी भी चीज को जनरली एक्सेप्टेबल होने के लिए उसको जनरली डिमांडेड भी होना चाहिए। जैसे कि पीपल शुड हैव जनरल डिजायर फॉर इट एंड मस्ट हैव वैल्यू टू इट। अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज किया, वैल्यू। किसी भी चीज को जनरली एक्सेप्टेबल या जनरली डिमांडेड बनाने के लिए उसके पास उसमें एक वैल्यू होनी चाहिए। बिना वैल्यू के पीपल विल नॉट एक्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल वाटर। वाटर दो रिक्वायर्ड in life but does not have a value in a society where it is abundant. Okay, हर किसी चीज की जिसकी वैल्यू होगी वो चीज मनी की तरह काम कर सकता है। क्योंकि अगर जैसे कि बार्टर सिस्टम में ही होता था, बार्टर सिस्टम में अगर मुझे चीनी चाहिए तो मुझे बदले में कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, अगर वाटर की वैल्यू है, लेट्स सपोज कि अगर उस सोसाइटी में वाटर इज इन अबंडेंट, तो पीपल विल नॉट वैल्यू टू इट। ओके, बट लेट्स सपोज इन अ सोसाइटी जहाँ पे पानी है ही नहीं और लोगों को पीने के लिए ही बड़े मुश्किल से मिलता है, तो वाटर विल हैव वैल्यू। ओके, तो हम शुगर परचेज कर सकते हैं बदले में वाटर के। ओके, सो दिस इज अ जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। अब हम आगे समझते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मनी कैसे हुआ। जो मनी आज हम यूज करते हैं, क्या वो पहले भी ऐसे ही था, या उसकी जो रूपरेखा थी वो कैसे थी, और ये कैसे इवोल्यूशन हुआ, मनी के का कॉन्सेप्ट दिमाग में आया कैसे, कौन लेके आया ये सब चीजें। ओके, तो जैसे कि सबसे पहली चीज है बार्टर सिस्टम। अभी हमने पिछली स्लाइड में बात किया बार्टर सिस्टम का। बार्टर सिस्टम क्या था? लेन देन।
लेन देन, आपको कुछ चीज खरीदनी है, आपकी कोई चीज रिक्वायरमेंट है, उसके बदले में आपको कोई सामान देना पड़ेगा, तब आपको आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। पर ये सिस्टम पुराने जमाने में चल रहा था, आज के टाइम पे नहीं चल पा रहा है और ना चलेगा, क्योंकि इसमें एक फ्लॉ था। फ्लॉ ये था कि जब आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आपको भी वैसी ही रिक्वायरमेंट का एक इंसान ढूंढना पड़ेगा, जिसको उस सामान की रिक्वायरमेंट है हो जो आपके पास हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज आप फार्मर हैं, ठीक है, और आपके लैंड पे वीट बहुत सारा होता है, पर राइस नहीं होता। राइस नहीं होता, वीट होता है। तो आपको अगर राइस की रिक्वायरमेंट है, आपको राइस परचेज करना है, तो आप ऐसे ही किसी इंसान को ढूंढेंगे जिनको वीट की रिक्वायरमेंट है। आप उनको वीट देंगे और आपको बदले में राइस मिलेगा। ओके, आपको राइस मिलेगा और आप उनको वीट देंगे। पर बार्टर सिस्टम तभी चलेगा ना जब सेम रिक्वायरमेंट के लिए कोई और इंसान भी मिलेगा। पर ऐसा हर समय पॉसिबल हो, ये ज़रूरी नहीं। तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया कि मनी का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ वहाँ से। मनी का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक ऐसे समझाऊं कि एक ही सिंपल ना पीस ऑफ पेपर होता है। पीस ऑफ पेपर होता है जिसमें ना एक प्रॉमिस लिखा होता है। प्रॉमिस इन द सेंस, मैं आपको ये एक बहुत शॉर्ट स्टोरी में समझाता हूँ, बड़े अच्छे से समझ आएगा मनी का कॉन्सेप्ट, और इसके बाद शायद आप भूलोगे भी नहीं। हम सपोज करते हैं ये एक पर्सन भी है और ये एक विलेज है। ओके, दिस इज अ स्मॉल विलेज, और यहाँ पे कुछ हाँ लोग हैं। ये जो पर्सन ए है, दिस इज अ काइंड ऑफ लैंडलॉर्ड काइंड ऑफ पर्सन, एंड दिस पर्सन इज अ पीजेंट, पुअर पीजेंट। अभी क्या होता है कि इस साल फसल अच्छी हुई नहीं, तो दिस इज पुअर, और इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ओके, तो अब पर्सन, और इनके खेत में वीट पिछले साल भी बहुत अच्छा हुआ था, इस साल भी अच्छा हुआ है, तो इनके पास गोडाउन भरे हुए हैं वीट के। तो पर्सन बी को रिक्वायरमेंट है कि मुझे कुछ वीट मिल जाए जिससे मैं पर्सन सी से जाके वेजिटेबल खरीद पाऊँ, क्योंकि पर्सन सी क्या करता है, ये वेजिटेबल सेल करता है और ये वेजिटेबल बदले में वीट के देगा। ओके, तो ये पर्सन बी पर्सन ए के पास जाता है, पर्सन बी पर्सन ए के पास जाता है और कहता है कि मालिक मेरे को वीट दे दो ताकि मैं पर्सन सी से वेजिटेबल परचेज कर पाऊँ। ओके, तो हाँ, ए कहता है कि अच्छा आपको वेजिटेबल परचेज करना है, तो आप ऐसा कीजिए, मैं आपको एक पीस ऑफ पेपर देता हूँ, इसमें मैं ना 1 kg वेट का प्रॉमिस देता हूँ। अगर 1 kg वेट का प्रॉमिस देता हूँ, ओके, तो बी को क्या मिला, बी को ये कागज का टुकड़ा मिला। ए ने बोला कि आप जाओ, आप जिससे भी जो कुछ खरीदना चाहते हो 1 kg के बदले में, 1 kg वीट के बदले में आप खरीद सकते हो। आप ये पेपर दिखा देना और मैं उस बंदे को बदले में वीट रिटर्न कर दूंगा, अगर वो पेपर मेरे पास लेके आता है तो। समझ आई? अगर वो बंदा मेरे पास ये पेपर लेके आता है तो, ठीक है। बी को समझ आ गई बात। बी ये पेपर लेके सी के पास गया और सी ने इसको वेजिटेबल दे दिया, ये पेपर रख लिया अपने पास, ठीक है। अब ऐसे ही हुआ, अगले थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि डी, एक और इंडिविजुअल था उसी विलेज का, वो भी वेजिटेबल लेने आया सी के पास। नहीं, ऐसे नहीं, इसको ऐसे समझते हैं कि हाँ, इस समय क्या हुआ कि सी को जरूरत थी डी से। लेट्स सपोज कि डी मैंगो सेल करता है। ओके, तो सी गया डी के पास। अब डी भी वीट के बदले में मैंगो देता, क्योंकि इस बार फसल वीट की अच्छी नहीं हुई थी, तो वीट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो इसने सी ने भी क्या किया, सी ने ये वाला पेपर जो बी ने सी को दिया था, अब यही पेपर सी ने डी को भी दे दिया। सी ने डी से बोला कि ये पेपर इंडिविजुअल ए ने मेरे को दिया है और ये बोला है कि अगर तुम इसको दिखाओगे तो तुम्हें बदले में वीट मिल जाएगा और तुम मुझे मैंगो दे दो। तो सेम चीज हुई ऐसे ही, ठीक है। तो ये कहानी समझ आई। तो ये जो पीस ऑफ पेपर था ना, ये जो पीस ऑफ पेपर, ये प्रॉमिस है। प्रॉमिस किसने दिया है? लैंडलॉर्ड ने प्रॉमिस दिया है। ए ने प्रॉमिस दिया है कि तुम कभी भी ये पेपर मेरे पास लेके आओगे तो बदले में मैं तुम्हें 1 किलो वीट दे दूंगा, ठीक है। अब आप ये समझ रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ प्रॉमिस है ये। अगर ये वीट नहीं दे पाता तो ये प्रॉमिस मतलब ऐसे डिफॉल्ट होगा, मतलब झूठा प्रॉमिस होगा और लोगों का विश्वास उठ जाएगा। तो विश्वास रखने के लिए आपको 1 kg वीट मिलना ही चाहिए। अगर 1 kg वीट नहीं मिलता है तो इट मीन्स कि ये प्रॉमिस धोखा है,
ठीक है, तो इस कागज के टुकड़े की कोई वैल्यू नहीं होगी। इस कागज के टुकड़े की वैल्यू तब तक है जब तक कि इस वेट की बैकिंग है यहाँ पे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? जब तक कि वेट की बैकिंग है। तो सिमिलरली अब ऐसे ही मनी का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ। आज के टाइम पे क्या होता है कि आरबीआई मनी प्रिंट करती है, ठीक है, आरबीआई मनी प्रिंट करती है। तो आरबीआई पहले क्या करती थी, गोल्ड की बैकिंग। आरबीआई के मनी के पीछे जो आजकल का ये जो रुपया हमारे पास होता है, जिसमें आरबीआई गवर्नर ये अपना साइन करके ये बोलते हैं मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वजन देता हूँ, इसके बदले में गोल्ड बैकिंग होती है। गोल्ड बैकिंग होती है मतलब आरबीआई के पास इतने, जितने नोट वो पब्लिश करती है उतने नोट के हिसाब, मतलब उसमें वैल्यू में, वर्थ में गोल्ड वहां पे उनके वेयर हाउस में रखा होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम मॉडर्न मनी। पर क्योंकि गोल्ड बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट बॉन्ड रिलीज करने शुरू किए। गवर्नमेंट बॉन्ड एक असेट ही होते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जनरली, और एसेट की तरह काम करता है। एसेट की तरह क्यों काम करता है मैं अभी बताऊंगा, और आगे की वीडियो में हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में। कोई भी बॉन्ड होता है ना, उसमें तीन चीज होती हैं। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब जैसे कि लेट सपोज कि 1000 रुपए का बॉन्ड है, तो 1000 रुपए उस पर लिखे होंगे। इंटरेस्ट रेट कितना, मान लो 5%, टाइम पीरियड 1 ईयर के लिए। ये बॉन्ड 1 ईयर के लिए रिलीज किया है, इंटरेस्ट रेट से 5% है, और 1000 रुपए का बॉन्ड है। गवर्नमेंट ने ये बॉन्ड रिलीज कर दिया, ठीक है। अब आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई ये बॉन्ड लेगी और इतने बदले में पैसे गवर्नमेंट को दे देगी, और गवर्नमेंट इस पैसे को खर्च कर देगी, और मार्केट में सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट बॉन्ड को हम असेट मानते हैं। असेट क्यों मानते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ना लीस्ट रिस्क एंटिटी होती है। लीस्ट रिस्क एंटिटी इसलिए होती है कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट होती है, इनके जो ये गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, इनकी जो बैकिंग होती है ना, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होती है। किससे होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अगर कभी गवर्नमेंट डिफॉल्ट करती है तो हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे ले सकते हैं। हम कहने का मतलब ये है कि अगर हम 1000 रुपए दिखाएं जा, सॉरी, ये बॉन्ड दिखाएं जाके, तो हमें 1 साल के टाइम पीरियड के हिसाब से और 5% के 5% इंटरेस्ट रेट के साथ हमें वो पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड गवर्नमेंट पब्लिश करती है और आरबीआई उसके बदले में पैसा। तो गवर्नमेंट बॉन्ड असेट की तरह काम करता है, और आजकल का जो मॉडर्न मनी है वो गवर्नमेंट बॉन्ड के बैकिंग से आता है, ठीक है। तो जनरली अब क्या हुआ कि जो बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड पे क्या है, प्रॉमिस है। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि जब तुम ये बॉन्ड लेके आओगे, 1000 रुपए का बॉन्ड लेके आओगे, मैं 5% के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पैसा पे कर दूंगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ये बॉन्ड रिलीज किया था, और इस पे प्रॉमिस किया कि जब तुम 1 साल बाद वापस आओगे तो मैं तुम्हें 1000 रुपए वापस कर दूंगा। इसके बदले में क्या किया आरबीआई ने, क्या किया, नोट पब्लिश किया। नोट में क्या लिखा, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज, या फिर जो भी अमाउंट ऑफ मनी है, ये भी एक प्रॉमिस है। तो मॉडर्न मनी इज एसेंशियली अ प्रॉमिस अगेंस्ट अनदर प्रॉमिस। पहले गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया, फिर आरबीआई ने प्रॉमिस किया बाकी लोगों से, ठीक है। तो मॉडर्न मनी क्या है, प्रॉमिस अगेंस्ट अनदर प्रॉमिस। समझ आया बात? आई होप आई एम मेकिंग यू क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद, अब हमने जैसे पहले पढ़ा था कि मनी इज व्हाट, एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर ये प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी वैल्यू, किसी भी चीज में, तो उसको हम मनी मानेंगे, ठीक है। सबसे पहले वैल्यू होनी चाहिए। मैंने जैसे वाटर का एग्जांपल दिया, वाटर अगर अबंडेंट में है तो वैल्यू नहीं होगी, पर किसी भी चीज की वैल्यू होगी तब वो मनी माना जाएगा, चाहे वो इंट्रिंसिक हो या फिर फिएट। इंट्रिंसिक का मतलब है कि उसकी इंटरनल वर्थ कितनी है। लेट सपोज कि गोल्ड है, डायमंड है, ठीक है, इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। फिएट, फिएट आजकल जो चलता है, जो नोट गवर्नमेंट पब्लिश करती है जिसपे गांधी जी की फोटो लगी होती है, ठीक है, वो फिएट मनी होता है। फिएट मनी का मतलब प्रॉमिस अगेंस्ट द प्रॉमिस ऑफ समवन। जैसे कि आरबीआई प्रॉमिस करती है कि आप जब भी मतलब कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता हूँ, ठीक है। तो फिएट मनी क्या होता है, प्रॉमिस। इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक मनी में क्या होता है कि इंटरनल वैल्यू होती है, पर फिएट मनी में वैसा नहीं होता। इस नोट की कोई इंटरनल वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ एक प्रॉमिस है। प्रॉमिस किसका है, आरबीआई का। हम आरबीआई पे बिलीव करते हैं कि हाँ, आरबीआई के पास उतने बैकिंग होगी, उतने ही अमाउंट की बैकिंग होगी, चाहे वो गोल्ड बैकिंग हो या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड की बैकिंग है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी समझ आई, क्या होना चाहिए, इट शुड हैव सम वैल्यू, बेशक से वो इंट्रिंसिक हो या फिर फिएट। नेक्स्ट वन,
यूजेबल बाय द एक्सेप्टर एट अ लेटर स्टेज। लेटर स्टेज का मतलब क्या है कि मैंने आज मुझे 500 रुपये मिले, अब मैं उस नोट को अपने पास रखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं 1 साल बाद या 2 साल बाद उसको मैं यूज कर सकूं। ठीक है, तो मतलब कि उसकी वैल्यू लूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं आज एक 500 का नोट रखता हूँ और मैं परसों जाके या फिर कभी और जाके इस्तेमाल करता हूँ तो उसकी वैल्यू नहीं खत्म होनी चाहिए। ठीक है, और उसको स्टोर करने में भी मुझे ज़्यादा मतलब कि कुछ और एक्स्ट्रा मनी खर्च करना चाहिए पड़ता हो। ठीक है, जैसे कि सपोज कि बाटर सिस्टम में होता था, मुझे अगर वीट को स्टोर करना है तो मेरा कुछ वो घर में स्पेस लेगा, प्लस में वीट क्या है कि इंसेक्ट्स वगैरह का डर भी रहता है, तो मुझे उसको स्टोर करने के लिए प्रिकॉशंस भी लेने पड़ेंगे। पर जो आजकल का मॉडर्न मनी है, क्या उसमें ये सब करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर तीसरा पॉइंट है एबल टू डिनोमिनेट एंड यूनिट ऑफ अकाउंट। एबल टू डिनोमिनेट, दो वर्ड है यहाँ पे, एबल टू डिनोमिनेट एंड अकाउंट, यूनिट ऑफ अकाउंट। एबल टू डिनोमिनेट मीन्स कि हम उसे इजीली ब्रेक कर सकें और एडिटिव इनटू लार्जर वैल्यूज। इजीली ब्रेक कर सकें मतलब कि अगर वो, जैसे कि मान के चलो मेरे पास 1000 रुपये हैं, 1000 रुपये का नोट है, तो मैं उसे टुकड़ों में कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। डिवाइड कर सकता हूँ कि मतलब कि कैसे कर सकता हूँ, 500, 200 के 2 नोट, 100 का 1 नोट, ऐसे। या फिर और भी कोई तरीका हो सकता है कि 100 के 10 नोट, या फिर 200 के 5 नोट। ठीक है, और एडिटिव इनटू लार्जर वैल्यूज मतलब कि अगर मैं 100 को 1000 बनाना हो तो कैसे, मैं इसको 10 नोट्स लूंगा और वो 1000 में 1000 रुपीज बन जाएंगे। तो एबल टू डिनोमिनेट मतलब कि उसको हम टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो और उन टुकड़ों की भी इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है डायमंड का और मनी का। ठीक है, क्या डायमंड डिनोमिनेट हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर हम उसे डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, पर मनी की वैल्यू सेम रहती है। जैसे कि 1000 रुपये का नोट है, अगर हम उसे डिवाइड करेंगे तो 500 की अपनी एक अलग वैल्यू है, 200 की अलग वैल्यू है, 100 की अलग वैल्यू है। ठीक है, पर 1000 रुपये अगर वो तोड़ के भी बनाएंगे या फिर कंबाइंडली एक नोट होगा तब भी उनकी वैल्यू सेम होगी। पर डायमंड में ऐसे नहीं होता। बड़े डायमंड की बड़े डायमंड की वैल्यू अलग होती है। ठीक है, और छोटे डायमंड की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि बड़े डायमंड की वैल्यू क्यों होती है? क्योंकि ये बड़ा है और ये रेयरेस्ट है, इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा ज़्यादा होती है, और जो स्मॉल यूनिट में डिवाइड होते हैं उनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। अब यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मीन्स कि हर डायमंड अपने आप में यूनिक होता है, पर नोट्स में ऐसा नहीं होता, मनी में ऐसा नहीं होता। जैसे कि 10 रुपये का नोट इज सेम एज एनी अदर रुपीज 10। ओके, चाहे वो कॉइन में हो या फिर वो नोट के उसमें है, सेम है तो सेम है। एक्सेप्टेड लिमिटेड है क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं है, पर वाइडली एक्सेप्टेड होता है मनी। ठीक है, आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट वेरी इजली। ठीक है, अब जो लास्ट लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीगल टेंडर। लीगल टेंडर, इसके ऊपर यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये कहीं ना कहीं हमेशा इस्तेमाल होने वाला टॉपिक है। लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है, वो जनरली एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर वो एक्सेप्टेबल होगा तो वो लीगल टेंडर होगा। वो तब होगा जब, हाँ, एनीथिंग मतलब कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, कि समथिंग टू बी जनरली एक्सेप्टेबल। ठीक है, जैसे कि नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, और अभी गवर्नमेंट ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिसेंटली रिलीज करी है, ये भी एक लीगल टेंडर की कैटेगरी में आता है। लीगल टेंडर अब होता क्या है, कैन नॉट बी रिफ्यूज एज अ मीन्स ऑफ एक्सटिंग्विशिंग डेट। जैसे कि मान लो कि मैंने किसी से एप्पल खरीदे, अब मुझे बदले में उसको पैसे देने हैं। ठीक है, तो मैं अगर इन तीनों में से कोई चीज़ देता हूँ, अगर मैं नोट्स देता हूँ, कॉइन्स देता हूँ, सीबीडीसी देता हूँ, तो वो मना नहीं कर सकता लेने से। अगर मैं उसको कॉइन्स दे रहा हूँ तो कॉइन्स भी नहीं मना करेगा, वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे को नोट्स दो। वो डिमांड कर सकता है, आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है, पर आपको ये नहीं बोल सकता है कि नहीं मैं नोट्स लूंगा ही नहीं, मुझे तो मतलब मैं कॉइन्स लूंगा ही नहीं, मुझे तो नोट्स चाहिए। अगर आपके पास कॉइन्स है आप ये कह सकते हो कि हाँ ठीक है मेरे पास कॉइन्स हैं, आप यही रखिए। ठीक है, तो लीगल टेंडर क्या होता है कि अगर आप किसी को अपनी पेमेंट दे रहे हैं तो वो मना नहीं कर सकता, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तीन चीज होती हैं, तीन चीज हमारे इंडिया में लीगल टेंडर माना जाता है, नोट्स, कॉइन्स और सीबीडीसी। सीबीडीसी अभी रिसेंटली आया है, ई रूपी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पीवाईक्यूज देखते हैं जो पिछले पिछले ईयर्स में यूपीएससी ने पूछा है। विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। इसके
जो आंसर होंगे वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। हमने लीगल टेंडर का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है और आई होप कि आपने समझा होगा और आप इसका आंसर भी बहुत अच्छे से दे पाओगे, ठीक। आई लीव दिस ऑन यू और आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब जो ये मनी का कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर भी यूपीएससी ने पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस पूछे हैं। 2019 में क्वेश्चन पूछा था मनी मल्टीप्लायर के ऊपर। हमने अभी मनी मल्टीप्लायर नहीं पढ़ा है, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनी मल्टीप्लायर। जब एक बार हम पढ़ लेंगे तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाओगे। डिजिटल रुपी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने पिछले 2024 में, ठीक है। सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है। आप इनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके, सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी और ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम आगे की वीडियो में समझने वाले हैं।